जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए क्लास 10वीं का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको एक एक कंटेंट देते चलेंगे। हर चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका बार बार कमेंट रहता है कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन कराइए। तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको हम आपको आज सॉल्व करने वाले हैं, बताने वाले हैं, और आसान भाषा में हम आपको लिखे हुए और उसको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है, अथवा राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितने सरल भाषा में और आसान भाषा में हम आपके लिए लिखे हैं कि किसी भी देश के निवासी के बीच, कोई भी देश हो, अपना देश हो या बगल का कोई भी देश हो, उसे अपने देश के प्रति अटूट प्रेम हो, यानी देशभक्ति हो, अटूट प्रेम भक्ति की भावना हो, उसी को राष्ट्रवाद बोला जाता है। यानी अपने देश के प्रति होना चाहिए, जो भी देश है। दूसरे अर्थों में कहा जाता है कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भौगोलिक, जैसे भारत है तो भारत की भौगोलिक और वहाँ की संस्कृति और सामाजिक परिवेश में रहने वाले के लोगों में एकता का काम करती है। कौन? तो राष्ट्रवाद। ध्यान रखिएगा, एकता में बांधने का काम कौन सा करती है? तो राष्ट्रवाद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ सीधे बताइएगा कि वह एकता का कार्य करती है, लोगों के बीच एकता की भाव को दर्शाती है। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजनी के बारे में लिखे, या मेजनी कौन था, या मेजनी के कार्यों की चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आपके लिए लिखे हैं, आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपके लिए हर प्रयास किया जा रहा है। मेजनी एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, साहित्यकार था और योग्य सेनापति था, और इसको मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, और जिसका जन्म 1805 में सर्डिनिया के जीनोवा नगर में हुआ था। पहले ये इंट्रोडक्शन हो गया मेजनी के बारे में। और मेजनी के बचपन की बात करें तो मेजनी जो था वो बचपन से ही क्रांतिकारी व्यक्ति था। ध्यान रखिएगा। और ये भी कहा गया इसके बारे में कि इतने क्रांतिकारी व्यक्ति था, यानी युद्ध के प्रति, अपने देश के प्रति उसमें अटूट प्रेम था। और उसने यही कारण था कि 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक दो संगठन भी बना दिया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दोनों पूछे गए हैं। यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना किसने की और कब की। और मेजनी ने क्या किया कि जिस संगठन में इटली के ही युवाओं को शामिल रखा, जितने युवा वर्ग थे उन सभी वर्गों में इटली के युवाओं को ही शामिल रखा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का अर्थ होता है आजादी, में क्या बाधाएं थी। बाधाएं मतलब रुकावटें क्या थी। तो प्रमुख जो 5 बाधाएं हैं यहाँ पर रखी गई है। पहला है कि जर्मनी जो था, वहाँ के डायट यानी संसद जो थे, वहाँ पर जितने लोग बैठते थे उन लोगों में राष्ट्रवाद का अभाव हमेशा रहता था। जर्मनी जो था, जर्मन यानी भारत में रहने वाले भारतीयों, तो जर्मन में रहने वाले जर्मनों के बीच राष्ट्रवाद का मतलब आप जान गए कि उसमें अपने देश के प्रति एकता नहीं थी। और एक और रीजन बना, सबसे बड़ी रीजन, कि जर्मनी जो था 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिसके चलते और एकता नहीं बन पाई। और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया वहां पर हमेशा क्या करता था, शासन करते ही रहता था। और जर्मनी में जो 2 धर्म के लोग थे, एक प्रोटेस्ट और एक थे कैथोलिक, इन दोनों के बीच हमेशा क्या होते रहता था, विवाद यानी झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते एकता कभी नहीं बनती थी। अगला क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का
कि मेटरनिक युग क्या है। देखिए, युग मतलब होता है एक समय, कि मेटरनिक कैसे, जैसे अभी कह सकते हैं मोदी युग, यानी मोदी सरकार कब से कब तक थी, तो उसी को युग बोला गया। तो मेटरनिक सबसे पहले ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? चांसलर था, जो कहा करता था शासन करो पर कोई परिवर्तन नहीं, जितना शासन करना है उतना करो पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। जिससे जो व्यवस्था जन्मी उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा गया। और मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया पर 1815 से लेकर 1848 तक शासन किया, जिसे ही मेटरनिक युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें इसकी व्यवस्था के बारे में कहना पड़ा, तब जाके इसको समय को बारे में कहा गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मेटरनिक युग क्या है, तो डायरेक्ट आंसर रखिएगा, मेटरनिक के द्वारा ऑस्ट्रिया पर किए गए शासन का समय मेटरनिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो फ्रांसीसी क्रांति ऐसे ही नहीं हुई थी। आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि लुई फिलिप वहाँ का जो शासक था वह एक उदारवादी शासक था। उदारवादी का कहने का मतलब यह होता है कि हमेशा लोगों के बारे में सोचता था, और उन्हीं सोचने के चलते उन्होंने अपने फायदे के लिए कि लोगों का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसने गीजो नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपना रूप दिखाया, और वह एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कट्टर प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब कि वह आम जनता के लिए कोई कार्य नहीं करता था, वह हमेशा उच्च वर्ग के लोगों के लिए कार्य करता था। वह जनता को छोड़कर, यानी जितने वर्ग निम्न वर्ग के लोग थे उनको छोड़ दिया और पूंजीपति वर्गों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे वहां पर फ्रांस में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और भूखमरी बढ़ गई। क्योंकि किसी भी समाज में अमीर वर्ग के लोग कम होते हैं और गरीब वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं। तब आम जनता जो थी लुई फिलिप के प्रति क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि परेशान हो गई थी, और वह भाग गया। भाग कर कहाँ भाग गया? तो इंग्लैंड चला गया। जैसे ही इंग्लैंड गया वहां पर क्रांति इसी रीजन से शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इटली जर्मनी के एकीकरण में आखिर ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रही। अगर ऑस्ट्रिया की भूमिका नहीं हुई होती तो इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ होता। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपना लिया कि अब हमें जिधर चलना है उधर सभी शासन कर लेना है, तो इटली और जर्मनी ने क्या किया कि शासन करने के निश्चय कर लिया कि अब हम अपने देश से किसी और को शासन करने नहीं देंगे। तब यहाँ के लोगों ने, यहाँ मतलब इटली और जर्मनी के लोगों ने क्रांति की भावना से प्रेरित हुए और इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास तेज कर दिया, जिससे आगे चलकर वो दोनों देश इटली और जर्मनी एकीकरण संभव भी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक अच्छी बात समझाते हैं इस क्वेश्चन पर। जैसे आप दो दोस्त हैं, दोस्त 1 दोस्त 2, कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप पर शासन करना चाहता है। जब तीसरा व्यक्ति आप पर शासन करने आएगा तो आप दोनों व्यक्ति ये निश्चय करेंगे कि हम अपने लोगों को, आसपास के लोगों को सिखाएं और समझाएं और मिलजुल कर इसके प्रति क्रांति शुरू कर दिए। तो जब तक आपके बीच तीसरा व्यक्ति नहीं आया तब तक आप क्रांति के लिए आगे नहीं आए। और इस पाठ का लघु उत्तरीय का अंतिम क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आखिर गैरिबाल्डी जो था इटली के एकीकरण में कैसा योगदान रहा उसका। तो गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि गैरिबाल्डी को इटली का डैश कहा जाता है, तो क्या? तलवार।
जिसका जन्म 1807 में नीस नामक स्थान पर हुआ था। यह भी एक बचपन से क्रांतिकारी व्यक्ति ही था और जिसके कारण इसने मेजनी के बनाए हुए संगठन में क्या होने लगा, शामिल हो गया और उसी शामिल होकर चोरी छुपे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगा, जिससे वहां के जो शासक थे परेशान हो गए और उसे फांसी की सजा दे दी। किसको? गैरिबाल्डी को। गैरिबाल्डी वह इंग्लैंड चला गया ताकि अभी गिरफ्तार हो जाएगा तो युद्ध करने में दिक्कतें होगी। जब वो 1848 में लौटा तो विक्टर इमैनुअल से सहायता मांगी और इटली के करण के तृतीय चरण को क्या कर लिया, पूरा कर दिया। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको याद करिए और अपने पास रखिए। ये क्वेश्चन केवल सब्जेक्टिव था, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे डायरेक्ट इस वीडियो के जस्ट बाद। आज अगर आप इस वीडियो को देखें तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, ऐसे ही आप रेगुलर बना रहें।